यस, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, रीड करते जरा। स्टोरी समझना, क्वेश्चन में लोग बोलना क्या चाहते हैं, तो ही आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। रॉ मटेरियल AXC कॉस्टिंग रुपीज 150 रुपीज पर kg and BXC costing rupees 90 per kg are mixed in equal proportions for making product A। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? दो यूज होता है, AXC, और कितना कितना यूज होता है? 1:1। कितना यूज होता है? 1:1 के रेशियो में। AXC कितने में आता है? 150 रुपए किलो, और BXC कितने में आता है? 90 रुपीज किलो। समझ में आया आपको? द लॉस ऑफ मटीरियल इन प्रोसेसिंग वर्क्स आउट टू 25% ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आउटपुट। तो यहाँ पे लॉस है। हाँ, जितना आप इनपुट यूज करोगे ना, उसको प्रोसेस करोगे, प्रोसेसिंग में लॉस होगा। कितना लॉस होगा? % ऑफ, हाँ, प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स, आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट होता है कभी भी। परसेंटेज जहां आया ना, तो थोड़ा केयरफुल हो जाने का, देखने का परसेंटेज किस पे लगाना है। यहाँ ऑफ प्रोडक्ट बोला है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है मुझे, मान लो मुझे 100 किलो बनाना है। कितना केजीज? हाँ, 100 केजीज मुझे प्रोड्यूस करना है। अब 100 केजीज आउटपुट के लिए मुझे कितना इनपुट यूज करना होगा? 50-50 हो गए 100, तो 50-50 100 केजीज हो जाएंगे। फिर मैं उन दोनों को मिक्स कर दूंगा और प्रोसेस करूंगा। तो आपको लगता है फिर 100 किलो आउटपुट बनेगा? लॉस भी तो है। मुझे 100 किलो आउटपुट चाहिए, उसके लिए मुझे टोटल इनपुट AXC BXC मिला के कितना यूज करना चाहिए? फिर आपको 100 किलो आउटपुट चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट, और आपको मालूम है जितना फिनिश प्रोडक्ट चाहिए उसका 25% नुकसान भी होगा, वेस्टेज। तो इनपुट कितना यूज करने का? ईच, टोटल बोल दो, दोनों मिला के 125 केजीज। कितना यूज करना चाहिए? 125 केजीज। मान लो आपको गाजर का हलवा बनाना है, और रूल ये है कि 1 किलो हलवा बनाने के लिए आपको 25% का वेस्टेज भी होगा। वेस्टेज मतलब वो गाजर उसमें पकाओगे तो पानी भाप बन के उड़ जाता ना, ऐसा। तो 1 किलो गाजर का हलवा बनाना है अगर, तो कितना किलो गाजर चाहिए? 25% वेस्ट भी होगा, 1.25 किलो चाहिए फिर तो। समझता है ना? 1.25 किलो मतलब आपको 1 किलो और 250 ग्राम है ना, तो जाके आपका 1 किलो गाजर का हलवा बनेगा। रेशो ये है। तो आपको कितना मटेरियल चाहिए? 1.25। यही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। 25% लॉस है। लॉस किसका है? आउटपुट का। आउटपुट का होने का मतलब ये है कि अगर आपको 100 किलो आउटपुट चाहिए तो 25 किलो का, बोलो, अगर आपको 100 किलो आउटपुट चाहिए तो उसमें 25 किलो का, तो इसका मतलब अगर 100 किलो आउटपुट चाहिए तो 100 किलो इनपुट से काम नहीं चलने वाला। 25 किलो लॉस भी होगा, वो भी कंसिडर करके चलो। तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही खरीदना पड़ेगा। कितना? 125 किलो, तब जाके 100 किलो आउटपुट रेडी होगा। इज दैट क्लियर? हाँ। और वो जो 125 किलो अपने को मटेरियल यूज करना होगा, वो यहाँ पे दो तरह के मटेरियल है, AXC, और दोनों कितना यूज करना होगा? हाफ हाफ, आधा आधा लिखा ना, इक्वल प्रोपोर्शन में। तो 125 में 62.5 केजीज AXC होगा, 62.5 केजीज BXC होगा। दोनों मिला के हो जाएंगे 125। दोनों को प्रोसेस करेंगे, उसमें 25 किलो और 100 किलो आउटपुट आएगा आपको। 100 किलो आउटपुट के लिए 100 किलो इनपुट यूज करने से काम नहीं चलेगा। 100 किलो आउटपुट के लिए अपने को 125 किलो इनपुट यूज करना होगा, और वो भी दो तरह के गुड्स, AXC और BXC। चलो आगे देखते हैं अभी। द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड एट 40% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन एक्सपेंस। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, प्रोडक्शन में कितना एक्सपेंस होगा, 40% ऑफ, मतलब जितने का मटेरियल है उसका 40% उसको बनाने में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आप गाजर का हलवा बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अगर आप मटेरियल तो उसमें दूध और ये सब भी लगेगा, है ना, सब मिला के मान लो आप 500 रुपये का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, 500 रुपये का, हाँ, तो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, पूरा हलवा बनाने के लिए आपको 40% और खर्चा करना पड़ेगा। 500 रुपये का 40% कितना होता है, 200 रुपये। तो 200 रुपये आपके और लगेंगे किस चीज़ में, प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में क्या क्या लगता है, लेबर एंड ओवरहेड्स। क्या लगता है, अब मटेरियल खरीद लिया लेकिन मजदूर तो चाहिए ना आपको, फिर उसके बाद वो गैस भी लगेगी, बर्तन वर्तन का भी मांजने वाजने का, ये भी धोने का खर्चा आएगा, तो ये सब मिला के 200 रुपये और ऐड कर लो। तो अगर आपको 500 रुपये का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो तो 200 रुपये और लगेंगे उसको प्रोसेस करने में, तो सारा खर्चा मिला के कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट। तो व्हाट इज प्रोडक्शन एक्सपेंस हियर, लेबर एंड ओवरहेड्स। अरे समझा क्या, मटेरियल BXC। अच्छा, यहाँ तक सब कुछ दिया हुआ है अपने कॉलमर्स ना, कि 2 तरह के मटेरियल लगते हैं, थोड़ा नुकसान भी होता है, और मटेरियल कितने का आता है वो भी दिया हुआ है, और प्रोसेसिंग करने में कितना खर्चा होगा वो भी मालूम है अपने को, है ना। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है फिर, सब तो ठीक है इनके साथ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, इशू क्या है, देखो जरा काव्या, देखो रीड करो क्या इशू है इसके बाद। जोर से, हाँ, मटेरियल BXC। अच्छा, तुमको समझ में आया क्या हुआ इधर, क्या हो रहा है, जो हमारा एक मटेरियल है मेन BXC, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करें फिर, काम बंद कर दें अपना, सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा ना अपने को। यस, जैसे दिवाली है मान लो, तो दिवाली में बहुत मिठाइयाँ सेल होती है, उतना दूध और मावा नहीं होता, तो क्या करते हैं, मिठाइयाँ नहीं बनाते वो लोग, बनाते हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं उसका, कि मावा की जगह पे क्या यूज़ करें, दूध की जगह पे क्या यूज़ करें, कर लेते हैं यूज़। मावा की जगह स्वीट पोटैटो मिक्स कर देते हैं उसमें, स्वीट पोटैटो इज़ अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ मावा, आधा मावा आधा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज व्हाट, हाँ, उसको बॉईल कर देंगे, उसमें मिला देंगे, हाँ, फिर मावा का टेस्ट डाल देते ना उसमें, मिक्स करके कलर डाल दिया, हो गया काम खत्म। अरे तो क्या, तुम अभी जानते नहीं हो लगता है, एक साथ में इतना दूध कहाँ से आएगा दिवाली के दिन, कैसे आएगा यार, तो मिठाई वाला क्या अपना काम बंद कर देगा क्या, नहीं ना, होना पड़ता है ऐसा। चलो आगे फिर, हाँ, ये समझा आपको, सब्स्टिट्यूट मटेरियल मतलब कौन, CXC का प्रोपोर्शन जितना हो सके कम से कम रखना, क्यों भाई, वो कितना, ठीक है BXC की जगह आप यूज कर लो, कुछ भी कर ले, लेकिन वो BXC तो नहीं बन सकता ना, है तो वो सब्स्टिट्यूट ही, BXC से तो थोड़ा तो अलग होगा वो। तो अगर हम लोग ज़्यादा CXC यूज़ करेंगे तो शायद हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी, शायद कस्टमर्स को भी मालूम पड़ जाएगा, तो पूरा ही खाली स्वीट पोटैटो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो काजू कतली में तो फिर मिठाइयों में मावा का टेस्ट ही नहीं आएगा, फिर तो कुछ तो रहना चाहिए ना प्रोपोर्शन में, आधा मावा ले लो आधा स्वीट पोटैटो ले लो, लोगों को कुछ तो टेस्ट आएगा, बाकी तो फ्लेवर का काम अपना का हो ही जाता है, जो भी चीज़ है फ्लेवर से ही है। अब आप फालूदा खाते हो, रोज़ फालूदा, केसर फालूदा, तो क्या सच में रोज़ और केसर है क्या वो,
वो फ्लेवर है बस, रियल नहीं है वो। मिल्क शेक पीते हो अभी आप, अमूल कूल, इलायची और ये अलग अलग, तो क्या है वो दूध में वो लोग मिला देते हैं फ्लेवर, कलर और फ्लेवर बस, वो आ जाता है ग्रीन इलायची। तो क्या लगता है? चलो आगे। हाँ इन्होंने क्या बोला है, दो दो चीज़ें बोल दी है। एक तो आपको सीएक्सी का जो प्रपोर्शन है वो कम से कम रखना है एकदम, और दूसरा आपको एक चीज़ और मेंटेन करनी है वहाँ पे, आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन पहले जितना ही रहना चाहिए। हम लोग जितने में पहले बेच रहे थे उतने में ही बेचना है, और हमारा प्रॉफिट भी उतना ही रहना चाहिए। समझ में आया? तो इन शॉर्ट हमारा खर्चा भी फिर उतना रहना चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है हमेशा, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सेलिंग प्राइस उतना ही रखो, प्रॉफिट भी, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब हमारा कॉस्ट भी उतना ही रहे। क्योंकि अगर कॉस्ट चेंज हो गया, मान लो बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर सेम प्रॉफिट भी ऐड करें हम लोग पहले जितना, तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी फिर तो इनडायरेक्टली ये लोग आपको एक्चुअली देखा जाए तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के बारे में नहीं बोल रहे, ये बोल रहे कॉस्ट मेंटेन करके रखो, कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, ना ही बढ़ना चाहिए, ना ही उतने पे रखो। अपने को तो ना तो कंजूसी करनी है और ना ही खर्चा बढ़ाना है, वहीं रखना है। समझ में आया? अब आपके खर्चे में बताओ क्या क्या है। मेरे हिसाब से यहाँ पे दो खर्चे हैं, गुड्स बनाने में दो खर्चे लगते हैं, बताओ कौन से? एक तो रॉ मटेरियल लगता है, प्लस प्रोसेसिंग लिखा ना, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, करेक्ट ना? हाँ। अब ये जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है ये कितना है? 40% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो और ये दोनों ऐड करके टोटल कॉस्ट आता है। बोलो यस और नो? हाँ, इस क्वेश्चन में यही है। तो आपको नहीं लगता कि अगर रॉ मटेरियल का अमाउंट चेंज हुआ, पहले जितना था जब हम AXC और BXC यूज करते थे, और अब AXC और CXC जब यूज कर रहे हो, अगर ये अमाउंट चेंज हो गया तो 40% ऑफ दैट प्रोडक्शन एक्सपेंस भी अलग हो जाएगा। फिर तो आपकी कॉस्ट बदल जाएगी। तो अगर आपको कॉस्ट मेंटेन करके रखना है तो इनडायरेक्टली आपको क्या सेम रखना होगा? रॉ मटेरियल कॉस्ट। क्योंकि अगर ये पहले जितना ही रहेगा तो उसका 40% भी उतना ही आएगा, तो टोटल कॉस्ट भी, फिर सेम प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस भी। तो इन शॉर्ट 9 को सेलिंग प्राइस से मतलब है, 9 को प्रॉफिट से मतलब है, 9 को टोटल कॉस्ट से मतलब है। मतलब किस चीज से? रॉ मटेरियल की कॉस्ट से। मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि आप AXC और CXC यूज कर लो, लेकिन मेक श्योर जितने का मटेरियल पहले लगता था उतने का ही ओवरऑल मटेरियल अभी भी लगना चाहिए। फिर उसका 40% उतना ही आएगा, हमारा खर्चा सेम रहेगा, प्रॉफिट भी उतना ही ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस में भी कोई फर्क। अगर मटेरियल का ही कॉस्ट चेंज हो गया ना, तो उसका 40% प्रोडक्शन एक्सपेंस भी चेंज हो जाएगा, आपकी टोटल कॉस्ट बदल जाएगी। फिर प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस भी। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो बेसिकली यू हैव टू मेंटेन द सेम मटेरियल कॉस्ट एज एट प्रेजेंट। ठीक है? क्वेश्चन का समझ गए तुम क्या बोलना चाहते हैं लोग, है ना? तो एक बार चाहो तो वापस रीड कर लो, रीड करो सब लोग, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन जरा आराम से रीड करो, रीडिंग स्किल बढ़नी चाहिए अपनी।
पढ़ा आपने? समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं लोग? तो पहले AXC और BXC यूज़ करते थे, अब ये लोग AXC और CXC यूज़ करेंगे। पर इनको इनका एक ही कंसर्न है कि हमारा जो मटेरियल का खर्चा था वो सेम ही रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। मटेरियल का खर्चा अगर हिल गया तो अपने बाकी पूरे सारे कॉस्ट हिल जाएंगे, सेलिंग प्राइस भी चेंज हो जाएगी। इसके लिए अपने को ये मेंटेन करना है, ठीक है, यही जानना है। और अपने को कितना AXC और CXC यूज़ करना चाहिए वो पता करना है, प्रपोर्शन, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा और समझते हैं, बाकी होपफुली तुमको रीड करके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ना ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। अगर मान लो मुझे 1 किलो आउटपुट बनाना है, कितना बनाना है? 1 किलो। तो उसके लिए इनपुट कितना यूज़ करना होगा? 1.25। उतने से काम नहीं चलेगा ना, 1 ही किलो अगर मैं इनपुट यूज़ करूँ तो काम होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? लॉस है 25%, तो मुझे लॉस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा ना। तो जितना लॉस होने वाला उतना मुझे पहले ही एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा। 25%, 1 किलो मतलब उसका 25% कितना हो गया? 0.25 kg, पाव किलो हो गया ना, 1 किलो मतलब पाव किलो हो गया। तो मुझे बेसिकली कितना मटेरियल खरीदना चाहिए फिर? 1.25 kgs। और ये जो 1.25 kgs आपको इनपुट यूज़ करना है ना मटेरियल, वो एक ही मटेरियल यूज़ नहीं करना है, 2 मटेरियल यूज़ करना है। कौन से 2 बताओ? AXC और अभी क्या यूज़ कर रहे हो? AXC और BXC। तो देखना पड़ेगा ना अभी कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि वही खर्चा आपने को आगे भी मेंटेन करके रखना है ना। तो देख लेते हैं ज़रा कितना हो रहा है अभी। बताओ 1.25 kg में कितना AXC होगा और कितना BXC होगा? 1:1। तो AXC डिवाइड कर लो, आधा आधा कर दो इसका, 0.625 kgs। और 1 किलो AXC कितने में आता है? मल्टीप्लाई कर लो, 0.625 kgs कितने में आएगा फिर? 625 ग्राम ना, कितना? 93.75 रुपीज़ का AXC लगता है 1 किलो फिनिश गुड्स में। 1 किलो 93.75 रुपीज़ का AXC लगता है, प्लस उतना ही सेम क्वांटिटी ना, इक्वल BXC कितना यूज होगा? 0.625 kgs एट द रेट 90 रुपीज़, 56.25। तो ये हो गया इधर 93.75 प्लस 56.25, दोनों मिला के बोलो 150 रुपये। तो 1 किलो फिनिश गुड्स बनाने में 150 रुपये का मटेरियल लगेगा, दोनों मिला के, AXC और BXC मिला के। समझ में आया आपको? बाकी अपना एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस कितना है वो देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस, बताओ आप कितने में बेचोगे गुड्स? पहले तो कॉस्ट आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 150, प्लस आपका प्रोडक्शन एक्सपेंस कितना है? 40% ऑफ दिस, 60 रुपये हो गया ना। दोनों मिला के आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 210 रुपये। फिर आप प्रॉफिट कितना चार्ज करते हो? 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ, तो कॉस्ट है ना अपने पास 210, उसका 20%। तो बेसिकली हम सेल कितने में करते हैं? 252 में। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको जब AXC और CXC यूज़ करोगे ना तो भी आपको प्राइस और आपको प्रॉफिट भी उतना ही चाहिए, 252 में बेचना है और 42 का प्रॉफिट भी चाहिए। इसका मतलब कॉस्ट हमारी 210 ही होनी चाहिए फिर तो। और अगर कॉस्ट को 210 रखना है तो फिर मटेरियल कॉस्ट 150 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चेंज हुआ तो उसका 40% प्रोडक्शन एक्सपेंस भी चेंज हो जाएगा और अपनी कॉस्ट सेम नहीं रहेगी, बराबर ना।
गलती से मान लो आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ के 200 हो गया, तो 200 का फिर 40% निकालोगे तो ये 80 आ जाएगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर तो। और अगर मान लो आप कम भी करते हो, तो ये मान लो 100 रुपये पे लेके आ गए, तो 100 का 40% 40 हो जाएगा, तो भी चेंज हो जाएगा। और ये अगर ये चेंज हो गया तो आप सेम प्रॉफिट ऐड करते हो अगर, तो आपकी सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगी। या तो प्रॉफिट सेम होगा या तो सेलिंग प्राइस सेम होगी, दोनों सेम नहीं हो पाएगा अगर आपकी कॉस्ट चेंज हो गई तो। अगर आपको प्रॉफिट भी सेम रखना है और सेलिंग प्राइस भी सेम रखना है तो एक ही रास्ता है, कॉस्ट भी सेम रखो। और अगर कॉस्ट को सेम रखना है तो आपको मटेरियल कॉस्ट मेंटेन रखना होगा। इज दैट क्लियर? हाँ। Now to maintain same selling price and profit, total cost should also remain same. Correct? Now, since production expenses are 40% of raw material cost, right? If raw material cost changes, production expenses will change. Yes or no? Resulting in what? Change in total cost. Therefore, to maintain same total cost, to maintain क्या करना चाहिए फिर? Yes, raw material cost should also remain same. मतलब कितने रुपए पे? Yes. समझा आपको? तो आपको कुछ ऐसा करना है कि 150 रुपये का ही खर्चा होना चाहिए मटेरियल का, और उतने में अपना AXC और CXC, अब BXC नहीं, अब AXC और दोनों मिला के 1.25 kgs खरीदना है अपने को। 150 रुपये में AXC और CXC दोनों खरीदना है। 150 रुपये में दोनों खरीदना है। कितना किलो? 1.25 kgs। तो आपको जानना है उसमें कितना AXC आएगा और कितना CXC आएगा। 150 रुपये ही खर्च करना है और AXC CXC खरीदना है, वो भी 1.25 kgs आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझा? हाँ, ये ढूंढना है आपने। कुछ बोलो। करो, करके देख। पहले ये लिख लो एक बार जरा, बाकी अगर तुम्हारा मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक होगा तो आ जाएगा। मुझे ज़्यादा मैथ्स के ऊपर भरोसा तो नहीं है तुम्हारे। अकाउंट्स तो मैं खुल के बोलता हूँ यार, अकाउंट तो देख देख भी लेना मैंने कुछ लेक्चर्स में। धीरे धीरे तो अभी, और अब तो अभी तो ह्यूमिलेशन बाकी है।
ये लिख लिया ना तुमने? हाँ तो आगे लिखो, लेट क्वांटिटी ऑफ AXC बी x kgs। कितना? x kgs। कितना किलो? x किलो। टोटल कितना खरीदना है आपको AXC और CXC मिला के? 1.25। तो 1.25 माइनस x, बचा हुआ CXC हो जाएगा। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ CXC इज इक्वल टू 1.25 माइनस x kgs। AXC का जितना भी होगा 1.25 में से माइनस कर दोगे और बचा हुआ क्वांटिटी आप किसका ले लोगे? CXC का ले लोगे। ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। अब भाव की बात कर लेते हैं, खर्चे की बात कर लेते हैं। तो इनका खर्चा अपने को मालूम है मिला के कितना होना चाहिए। हाँ तो कैसे आएगा? x kgs इंटू AXC की बात कर रहे हैं। x किलो खरीदोगे कितने के भाव पे? 150 रुपए के भाव पे। x kg इंटू 150, ये AXC का खर्चा हो गया, प्लस 1.25 माइनस x इंटू 75 रुपीज, ये CXC की क्वांटिटी, ये AXC की क्वांटिटी, इंटू AXC का भाव इंटू CXC का भाव। कितना किलो खरीदोगे? ये रहा। कितने के भाव में खरीदोगे? ये रहा। मल्टीप्लाई करके खर्चा कितना होना चाहिए? 150 रुपीज। यही है ना? तो अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। 150x प्लस, करो मल्टीप्लाई करो, 93.75 माइनस 75x इज इक्वल टू 150। और अब इसको सॉल्व करो। x माइनस हो जाएंगे उसमें से, है ना? बताओ जरा कैलकुलेशन बताओ कितना 75x आता है। 75x इज इक्वल टू 56.25, 93.75 उधर जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0. समझ में आया क्या आपको? तो AXC का क्वांटिटी मिल गया। AXC इज इक्वल टू 0.75 kgs। तो 1.25 किलो में अगर हम लोग 0.25 किलो, है ना, AXC खरीद लेंगे तो बचा हुआ CXC हो जाएगा, जो कि 0.5 kgs हो जाएगा, है ना यार? तो 0.75 मतलब 3 पाव, आधा किलो मतलब 2 पाव, 3 किलो, आधा किलो, ये रेशो बन गया। तो क्या हो गया रेशो इनका? कंजम्पशन रेशियो इज 3:2, राइट? .75 is to 0.5, दैट इज, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरे पूरे नंबर्स हो जाएंगे 3:2, बराबर। कितना है यार? क्या इजी, इजी तो है। घर से मान लो आपको 150 रुपये देके भेज दें कि जाओ ये सामान दोनों उठा, दोनों मिला के 1.25 किलो खरीद के लेके आ जाओ, कैसे खरीदोगे फिर तुम लोग? घर वालों का तो भरोसा उठ जाएगा फिर तुम्हारे ऊपर से। करना ही पड़ेगा ना, वहां भी करना पड़ेगा कि दुकानदार को बोल दोगे ये लो 1.25 किलो में ये 150 रुपये पकड़ो और इसमें 1.25 किलो दोनों मिला के दे दो। मान लो आपको 2 मिठाई घर लेके आनी है, घर से दे दिए पैसे कि ये लो 1000 रुपये पकड़ो, इसमें अपने को कम से कम 2.5 किलो मिठाई चाहिए, बराबर। एक मिठाई इतने की आएगी, एक मिठाई इतने की आएगी, जाओ दोनों मिला के इतना ले लो। कितना लोगे फिर? कैसे बताओगे दुकान वाले को इतना किलो ये दे दो, इतना किलो ये दे दो? कैसे बताओगे उसको? यही तो यहाँ बताना था ना अपने को। मैथ्स, मैथ्स तो बहुत ज़रूरी है। चलो लिख दो अभी ये था अपना आंसर।
मजेदार है यार, मैथ्स तो मजेदार है। फ्लो में सॉल्व करते जाओ। हाँ, अरे और एक्स्ट्रा पेन रखी हुई है, कोई बात नहीं, अपना ही है। तुमको समझ में भी आया क्या क्वेश्चन? मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए था यार। हमने एकदम बेसिक तरीके से बात की थी कि भाई 150 रुपये है, इसमें तुमको 1.25 kg लेके आना है, भाव तुमको मालूम है, बताओ कितना कितना खरीद के लेके आओगे। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने भी तो सिनेरियो आ सकते हैं ना, हमको 2 मटेरियल यूज़ करने हैं लेकिन खर्चा नहीं बढ़ाना है, करना है, तो कितना क्या यूज़ करें। वाई को बीच में मत लेके आओ, जब एक्स और वाई दोनों आ जाते हैं ना, थोड़ा मैटर फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जहाँ तक हो सके एक ही रखो, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो एक ही रखो। दो जी, एक मिसिंग नंबर ढूंढना और 2 मिसिंग नंबर ढूंढना बहुत फ़र्क है। जब 2 मिसिंग नंबर्स आ जाएंगे ना, तो फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जितने हो सके कम रखो उसको। Question 1, SKD Company Limited, not registered under GST, purchased material P, material का नाम है P, material P from a company which is registered under। तो जो आप किसी ऐसे पर्सन से गुड्स खरीदोगे जो GST रजिस्टर्ड है, तो आपको नहीं लगता फिर वो GST चार्ज करेगा आपसे, है ना? तो आपको पे करना पड़ेगा, उससे आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। अगर हम भी GST रजिस्टर्ड होते तो नहीं, मैं जहां से गुड्स खरीद के लेके आ रहा हूँ वो सामने वाला मेरा सप्लायर GST रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं नहीं हूं। अगर मैं भी GST रजिस्टर्ड होता तो उससे क्या फर्क पड़ता? तो वो मुझसे मेरा GST नंबर लेता, बराबर ना, और वो बिल पे लिखता पार्टी का नाम, मान लो विधि इज द कस्टमर, तो मैं लिखूंगा विधि एंटरप्राइजेस, GST नंबर सब लिखूंगा ना। फिर मैंने जो GST इससे लिया था वो GST में गवर्नमेंट को पे करूंगा, और गवर्नमेंट को मैं बताता कि ये मैंने कौन से कस्टमर से कलेक्ट किया है, विधि एंटरप्राइजेस। आप तो जानते ही रहोगे, क्योंकि विधि एंटरप्राइजेस ने भी GST का रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के बुक्स में इसका भी नाम, तो इसके नाम से ऑलरेडी वहाँ पे GST का कुछ अमाउंट शो करेगा ना। फिर जब मैं पे करूँगा तो मान लो मैंने इसको 1 लाख का गुड्स बेचा और 1 लाख प्लस 10,000 रुपये GST भी चार्ज किए, 1,10,000 रुपये बिल बना दिया, और इसके 10,000 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किए थे वो मैंने जाके गवर्नमेंट को दे दिए, पे कर दिया, बोल दिया कि विधि एंटरप्राइजेस से लिया है। अब मान लो ये भी GST रजिस्टर्ड डीलर है, ये आगे गुड्स बना के सामने वाले पर्सन को बेचती है। व्हाट इज योर नेम? इतिशा, ठीक है, इतिशा को तुमने कितना GST भरा था? 10,000 ना, 10,000। फिर इसने क्या किया, 1 लाख का गुड्स इतिशा को 1.5 लाख में बेचा और उससे 15,000 GST लिया। समझा? क्या बोल के लिया कि ये हमारा पैसा नहीं है, ये तो हमको, अब ये जाएगी 15,000 रुपये गवर्नमेंट को देने के लिए, क्योंकि इसने गवर्नमेंट का नाम बोल के ही कलेक्शन किया था, राइट? जब ये गवर्नमेंट को 15,000 देने जाएगी ना, तो ये बोलेगी जरा विधि एंटरप्राइजेस नाम का अकाउंट खोलो, रजिस्टर देखते हैं जरा क्या है। तो ऑलरेडी इसके नाम पे 10,000 रुपये का पेमेंट जो किसने दिया था, समझा आपको, इसके नाम से
ये बोले कि देखो मैंने कस्टमर से 15,000 लिए हैं, उसमें से 10,000 रुपये मैंने आपको ऑलरेडी पे कर दिया है। मैंने नहीं दिया होगा लेकिन मैंने ही दिया था कि सामने वाले पर्सन ने आपको दिया होगा, तो मैं 10,000 रुपये अपना माइनस करूँगी, तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा बचता है मेरी जेब में वो मैं आपको दे दूँगी। तो सोचो गवर्नमेंट को 10,000 पहले मिल गया था, 5,000 अभी इसने दे दिया, तो गवर्नमेंट को कितने मिल गए? 15 मिल गए। तो जीएसटी एक्चुअली 10 बार भी ट्रेड होने दो, जीएसटी गवर्नमेंट को कितना मिलता है? एंड कंज्यूमर की जेब से जितना जाता है उतना ही मिलेगा। 10 मैंने दे दिया, 5 इसने दे दिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके टोटल अमाउंट मिलता है। तो विधि की जेब से कोई खर्चा हुआ क्या? इसने पहले मुझे 10,000 दिया, फिर इतिशा उससे 15,000 लेके उसमें से अपना 10 रख लिया। पहले मुझे ये 10 दे दी है, बाद में कस्टमर से लेके 10, तो इसका तो कुछ गया ही नहीं एक तरह से। तो जीएसटी में सप्लायर की जेब से कुछ नहीं जाता। अगर आप एक सप्लायर हो, आप गुड्स खरीद के बेचते हो, तो आपकी जेब से नहीं जाएगा। पहले आप खरीदते टाइम जीएसटी भर दो, बाद में कस्टमर को बेचोगे तो उससे लेके रख लो, और जो एक्स्ट्रा वसूल है वो दे दो गवर्नमेंट को, बस इतना ही करना है आपको। समझ में आया क्या? लेकिन मान लो विधि जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये क्या इतिशा से जीएसटी ले सकती है? नहीं ले सकती। तो जो इसने मुझे जीएसटी दिया था वो अब गया, वो उसको वापस नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेगी फिर? इतिशा से उतना बढ़ा के लेगी, ये थोड़ी अपना नुकसान करवाएगी। तो जो पर्सन अगर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको मालूम है कि वो जीएसटी वापस नहीं ले सकता अब कस्टमर से वसूल के, तो वो क्या करता है मालूम है? वो जीएसटी को अपने खर्चे में ऐड करके प्राइस बढ़ा देता है। इज दैट क्लियर? तो आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदो और एक अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रजिस्टर्ड डीलर आपको टैक्स बोल के लेगा और अनरजिस्टर्ड डीलर अपना खर्चा बोल के वसूलेगा। पर समझ में आ रहा है क्या आपको? हो सकता है थोड़ा फर्क पड़ जाए, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड होती तो 15,000 वसूलती, 1.5 लाख के ऊपर 10%। अनरजिस्टर्ड है तो शायद 10,000 ही वसूलेगी जो इसकी जेब से गया था, तो मे बी वहां शायद एक बेनिफिट मिल सकता है। इज दैट क्लियर? पर अगर ये रजिस्टर्ड डीलर है मान लो, तो ये अनरजिस्टर्ड के पास से खरीदना प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि गुड्स में कोई जीएसटी पे नहीं किया, इसने खर्चा बोल के पे किया, तो गवर्नमेंट से बाद में क्या क्या मांगेगी ये? आपको नहीं समझा? मान लो इतिशा जो है ये भी कोई रिटेलर है, इसने विधि से गुड्स खरीदा, तो विधि ने इससे क्या किया? जो सेलिंग प्राइस चार्ज किया उसमें कहीं ना कहीं इसने थोड़ा जीएसटी भी ऐड कर लिया था। जीएसटी बोल के नहीं, अपना खर्चा बोल के, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है ही नहीं। इसने जो मुझे जीएसटी पे किया दिया था उतना पैसा इसने इतिशा से वसूल लिया खर्चा बोल के। अब इतिशा के पास गुड्स आ गए, अब जब ये किसी सामने वाले पर्सन को बेचेगी, मान लो तुमको बेचा, गुड्स नेम अमृता, उससे जीएसटी चार्ज कर सकती है मान लो ये, ठीक है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट के पास जाएगी, ये बोलने ये रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड है बराबर, तो ये चार्ज करेगी। ये इतिशा जो है वो अमृता से जीएसटी चार्ज, फिर ये जाएगी गवर्नमेंट के पास, बोलेगी देखो मैंने अमृता से 20,000 रुपये का जीएसटी लिया हुआ है बराबर, तो ये 20,000 मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन देखो मेरे नाम पे ऑलरेडी कुछ जीएसटी है क्या, क्योंकि मैंने यही गुड्स तो खरीदा था विधि से। तो गवर्नमेंट बोलेगी विधि ऐसा तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो इसको कोई पुराना वाला जीएसटी जो इसने पे किया था विधि को मिलने वाला, इसके लिए वो लोग एक रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड से खरीदना प्रेफर नहीं करता है। तो आज के टाइम पे अगर आपका रजिस्टर जो सेल है वो लिमिट से कम भी है, 40 लाख पे जीएसटी नंबर लेना होता है, पर आप 40 लाख मान लो आपका सेल नहीं भी है, फिर भी हो सकता है कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाए मजबूरी में, क्योंकि आपका जो कस्टमर होगा ना वो बोलेगा आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो क्या? नहीं हो, तो मैं आपसे गुड्स क्योंकि आपको पेमेंट करूंगा वो बाद में मुझे गवर्नमेंट से वापस नहीं मिल पाएगा सेट ऑफ करने के लिए, तो फिर मैं आपसे नहीं खरीद पाऊंगा। वो जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर ढूंढते हैं। इसके लिए सेलर्स को क्या करना पड़ता है, अगर मैं छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा हूँ तो भी मुझे मजबूरी में जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, खासकर अगर मैं किसको बेच रहा हूँ, तो ऐसे कस्टमर्स को जो
रजिस्टर्ड है, वो अनरजिस्टर्ड के पास से नहीं खरीदेंगे। हाँ, अगर मैं मान लो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, मान लो अमृता इज एंड कंज्यूमर, उसके पास तो जीएसटी नंबर थोड़ी होगा, वो तो घर सामान खरीदेगी और कंज्यूम कर लेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे खरीदने में। एंड कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं अनरजिस्टर्ड से खरीदने में, लेकिन एक रजिस्टर्ड डीलर को बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं खरीदेगा अनरजिस्टर्ड से। तो यहाँ पे देखो, हम लोग जिससे खरीदते हैं कौन सी कंपनी, फ्रॉम अ कंपनी कोई भी है विच इज रजिस्टर्ड, बट एसकेडी कंपनी जो हमारी कंपनी है इट इज नॉट रजिस्टर्ड। तो सामने वाला पर्सन जो रजिस्टर्ड है वो तो अपने को जीएसटी चार्ज करेगा सप्लाई। जैसे आप डीमार्ट से गुड्स खरीद के लेके आते हो, यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट डीमार्ट इज रजिस्टर्ड, तो क्या वो आपसे बिल में जो है वो जीएसटी चार्ज करता है? यस, देखने का नीचे लिखा होता है अलग अलग आइटम पे, वो चार्ज करेगा। अब आप वो जीएसटी क्या कस्टमर गवर्नमेंट से जाके वापस मांग सकते हो? नहीं मांग सकते हैं। क्यों? आप एंड कंज्यूमर हो, आपका जीएसटी नंबर थोड़ी होगा। हाँ, अगर आप सेलर होते, आप डीमार्ट से खरीद के बेचते हो, आप किसी और को बेचते, तो शायद आपने जो डीमार्ट को जीएसटी दिया था वो आप वापस पा सकते थे। आप डीमार्ट से खरीद के लेके आओ, किसी और को बेचो, सामने वाले पर्सन से जीएसटी लो, उसमें से अपना अमाउंट जो आपने डीमार्ट को दिया था वो रख लो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना हम। समझ में आया? तो अब ये मान लो रजिस्टर्ड है ही नहीं, ये बिजनेस कर रही है, डीमार्ट से खरीद के गुड्स खरीद बेचती है, लेकिन फिर भी ये रजिस्टर्ड, तो इसने जो डीमार्ट को जीएसटी पे किया था क्या इसको मिलेगा? अब नहीं, तो फिर ये क्या चालाकी करेगी? उतना भाव बढ़ा देगी। करना पड़ेगा ना अपने को। तो हम लोग अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब हम जीएसटी जो पे करेंगे उसको अपने भाव में ऐड कर लेंगे, ये यहाँ पे करना है, बस इतना बोल रहा हूँ। अगर हम रजिस्टर्ड होते तो ऐसा नहीं करते। जो गवर्नमेंट आपको माइनस करने को देती है ना कि हाँ आपने पहले पे किया हुआ है तो इतना रख लो, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। इट इज कॉल्ड व्हाट? शायद फाउंडेशन में देखा होगा, अकाउंट्स में एक चैप्टर में जहाँ पे आप जीएसटी की एंट्रीज पास करते थे, है ना? हाँ, इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो आपको अपना खर्चा बताने की जरूरत, खर्चा है ही नहीं, अभी आप पे कर दो, बाद में आप जब कस्टमर से वसूलोगे तो उसमें से अपना पैसा रख लेना। समझ में आया? लेकिन अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। चलो सुनो अभी जरा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स, अंडरलाइन, वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स। हमने 1000 यूनिट्स खरीदा है सप्लायर से, अब उसका पूरा डिटेल देके रखा है, कितने में खरीदा है, क्या ट्रांसपोर्टेशन, सब दिया हुआ है। कितने में खरीदा है, लिस्टेड प्राइस क्या है। लिस्टेड प्राइस मतलब क्या होता है वैसे तो? लिस्टेड मतलब प्रिंटेड, एमआरपी, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, लेकिन एमआरपी इज फॉर एंड कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां एमआरपी पे नहीं होता काम। अगर मान लो कोई सामान है, एक बिस्किट का पैकेट है, वो 10 रुपए में बिकता है, तो क्या जो बिजनेसमैन है, जो रिटेलर है, जो दुकान वाला है, वो भी 10 में खरीद के लाया होगा? एमआरपी आपके लिए है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है। तो वहां डील कैसे होता है? डिस्काउंट पे होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्या बोलते हैं उसको? यस। तो यहाँ पे कितना ट्रेड डिस्काउंट है? तो मुझे जरा बोलो, 50,000 का जो गुड्स है अपने को कितने में मिलेगा? 45,000, 5,000 कम, समझा? और फिर वो 45,000 पे लगेगी जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मिला के 12%। तो 45,000 का 12% कितना होता है? 5,400 रुपये लगेंगे टैक्स। ये तो मालूम है ना आपको, जीएसटी जो है आधा आधा दोनों गवर्नमेंट्स मिलके हाँ बांटते हैं, खा लेते हैं दोनों मिलके आपस में, सरकार भी नहीं लेते हैं। इतना और कमी है, और नए नए आइटम पे जीएसटी लगाते ही जाते हैं, चाहे वो दूध, दही, गेहूँ, चावल, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना उस पर भी जीएसटी है। एक नोटबुक है, आप एक पेंसिल खरीद रहे हो, आप एक पेन खरीद रहे हो, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स जीएसटी। मतलब कितनी भूख है गवर्नमेंट को। पर फैसिलिटीज के नाम पे गवर्नमेंट स्कूल देख लो। एनीवेज, खर्चा करते होंगे मान लो, पर उनका कंट्रोल नहीं होता कुछ।
अभी ये बाजू में ना गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ जाते कहाँ पे? तो बारिश में देखते हो तुम कैसा पूरा समुंदर बन जाता है वो। हाँ, बारिश के टाइम नहीं आ पाओगे। तो क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अब विरार में? आपको लगता है रोड्स में क्या इंप्रूवमेंट? जो पानी भरता है उसके लिए कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स को बेटर किया है कुछ? रेलवे स्टेशन को बेटर किया हो कुछ? इतनी भीड़ होती है कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खिसक नहीं पाओगे, है ना? और उधर आते आते वो मच्छी वाली सब देखा होगा लगेज के पास। हाँ हाँ, कोई हट नहीं रहा है तो फिर ये लो सीधा। उनको लग रहा है ये कोई हट नहीं रहा है, साला गिरा दो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो ऐसे बस। ओके, तो जीएसटी यार, छोड़ो अभी जीएसटी तो करना ही है, इतना भी कर ले कुछ अपन। एक बार डायरेक्ट टैक्स से बच सकते हैं, इनकम टैक्स से बच सकते हो, जीएसटी से नहीं बच सकते। आप एक नोटबुक खरीद के यूज़ कर रहे हो, उस पर भी आपने जीएसटी भरा हुआ है, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो। समझ में आया? चाहे आप लोन लेके पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, पर अगर आप एक नोटबुक खरीद रहे हो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब कोई इंसान इतना गरीब है, मान लो कि वो लोन वोन लेके अगर पढ़ रहा हो, लोन के पैसों में भी उनको, लोन लेके पढ़ रहे हो, चलो एक काम करो, पहले जीएसटी दो। सिर्फ एक चीज़ पे जीएसटी नहीं है। कौन सा? सोचो क्या हो सकता है। हाँ, पानी, पानी पे भी जीएसटी है दोस्त। मिनरल वाटर, नमक पे होगा, होगा उस पर भी होगा, छोड़ने वाले पैकेट वाले पे तो होगा ही, पैकेट वाले पे तो होगा ही। नहीं होगा तो लगा दिया होगा एक आध साल में। आप अमूल का पैकेट दूध का खरीद के लेके आते हो, पहले उस पर जीएसटी नहीं था। आप गेहूं चावल की बोरी लेके आते हो 5-10 किलो वाली, उस पर जीएसटी नहीं था। आप छाछ खरीदते हो, दही खरीदते हो, उस सब पे जीएसटी नहीं था। पर अगर आप ये खरीदोगे अभी पैकेट वाले, पैकेट वाला दूध, तो जीएसटी है। खाने पीने की चीज़ों पे भी है। अब एक अमूल का दूध जो है वो तो सब हर कोई यूज़ करता है यार, वो तो बहुत बेसिक है, तो उस पर भी जीएसटी है, 5% है, 5%। हाँ, मरने के बाद जो कार्यक्रम होता है कफन पे, उस पर जीएसटी नहीं है। कहीं तो छोड़ रहे हैं जाते जाते। अब मर गए, अब क्या, बहुत वसूला है, लाइफ टाइम बहुत वसूला है, उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि चलो आप मरने के बाद आपको छोड़ रहे हैं, बहुत कमाया हमने आपसे, अब आप शांति से जाओ, कोई बात नहीं। मेन क्या है वो, उससे कमाएंगे। अब इंडिया में तो इतने सारे करोड़ों लोग हैं, रोज तो मरते ही होंगे, तो ये सोच के लगा देंगे क्या जीएसटी, यहाँ कमाई का मौका बहुत दिख रहा है। वैसे तो ऐसा करते हैं, जहाँ कमाने का मौका दिखता है वहाँ लगा देते हैं, जो भी हद से ज़्यादा। अभी इंश्योरेंस खरीद रहे हो आप, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदोगे, लाइफ इंश्योरेंस खरीदोगे, उस पर 18% जीएसटी है। मतलब कोई अपनी हेल्थ सिक्योर करने के लिए थोड़ा इंश्योरेंस भी करवाए तो उस पर भी सीधा 18%। चलो, जीएसटी 12%, कैश डिस्काउंट 10%। कैश डिस्काउंट कब मिलता है मालूम है आपको? इमीडिएटली, या फिर एक टाइम लिमिट दिया होगा, उसके पहले कर दोगे तो, राइट? हाँ, आपको भी कैश डिस्काउंट का ऑप्शन होगा, अगर आप तुरंत पेमेंट कर देते हो तो यू विल बी गिवन कैश डिस्काउंट, राइट? विल बी गिवन ओनली इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन में पैसा दिया तो मिलेगा डिस्काउंट, नहीं तो नहीं मिलेगा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 3400, गुड्स खरीद के लेके आएंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन, फिर टोल टैक्स, बीच में टोल आएगा, उधर भी दो। डेमरेज, डेमरेज सुना नहीं होगा ना तुमने अभी, नया है एकदम, एक तरह से पेनाल्टी है ये। मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए, शिप से आया गुड्स भर के,
ठीक है, 10 टन सामान मंगाया तुमने, तो शिप आएगा, शिप कहाँ पे लगेगी आके, कौन से पोर्ट पे। ट्रेन कहाँ पे लगती है, प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म पे लगती है, ट्रैक पे चलती है वो, प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी होती है, प्लेटफॉर्म पे। हम उतरेंगे चढ़ेंगे, गाड़ी कहाँ रुकेगी, सामान कहाँ उतारा जाएगा, ट्रैक पे। अरे ट्रेन कहाँ रुकती है, मैंने ये बोला, प्लेटफॉर्म पे रुकती है, स्टेशन पे। तो ट्रेन ट्रैक पे रुकती है, जाना स्टेशन पे कहाँ रुकेगी, कहीं भी रुक जाएगी स्टेशन पे। स्टेशन पे मान लो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो किसी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी ना। जब अनाउंसमेंट करते तो क्या बोलते हैं, ट्रैक नंबर बोलते हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है वो। क्या पागल इंसान है यार ये। जाने दो, से बहस करना ही बेकार है। मान लो आपने इंपोर्ट करके सामान मंगाया 10 टन, ठीक है, शिप आके लग गई पोर्ट पे, सारा 10 टन आपने उतार दिया वहां पे, ठीक है। अब 5 दिन से आपने वहां से गुड्स उठाया ही नहीं है, उधर ही पड़े हुए हैं सब, कुत्ते लोग भी आते जाते। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब दूसरों के शिप आएंगे, उनका सामान उतरेगा तो कहाँ उतरेगा, अब खाली करना चाहिए ना फटाफट। तो एक रूल है कि गुड्स आया 2 दिन के अंदर सब, अगर नहीं हटाया तो आपको पेनाल्टी लगेगी, पूरे जितने का सामान रहेगा उसका 1%। अच्छा खासा हो जाता है, तो 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ का सामान मंगाएंगे, 1% अच्छा खासा हो जाएगा। समझ में आया, उसको ही बोलते हैं डेमरेज। अब बताओ ये किसकी गलती की वजह से हो रहा है, ये जरूरी है, मतलब ये पे करना जरूरी है बिजनेस में। अगर हम ये पे नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, चलेगा ना, ये क्यों पे करना है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे तो ये नहीं करने की जरूरत है ना। मतलब अगर ये पे करना पड़ रहा है तो किसकी गलती से हो रहा है, ये किसकी गलती की वजह से हो रहा है, बिजनेसमैन की गलती की वजह से। और अगर मेरी गलती से कोई खर्चा हो रहा है तो वो मैं कस्टमर से वसूल नहीं सकता हूँ। जो जरूरी खर्चे है ना गुड्स बनाने के लिए, वही मैं वसूल सकता हूँ, जो मेरी गलती की वजह से हो रहा है वो नहीं वसूल सकता। समझ में आया क्या आपको। हाँ, मान लो किसी दिन, मान लो इधर क्लास में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए चेक करने के लिए, ऑडिट के लिए आ गए, और यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगा हुआ है, और हमको मान लो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई। फिर हमने सोचा कि क्या करते हैं, काम करते हैं, बैच में फीस में थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेते हैं, 5-5 हज़ार भी ऐड करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तुम लोग पे करोगे फिर उसके लिए, नहीं करोगे ना ऑब्वियसली। जरूरी था क्या पेनल्टी पे करना, लगा लेते फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये खर्चा, जो भी खर्चा बिजनेसमैन की वजह से हो रहा है वो कस्टमर नहीं बेयर करेगा। समझ में आया आपको। तो ये डिमरेज भी हमारी गलती है, इसको अबनॉर्मल एक्सपेंस बोलते हैं। कैसा ये, हाँ ये नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है, ये नहीं होना चाहिए था। एंड ऑल अबनॉर्मल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द बिजनेसेस, नॉट बाय ह्यूमरस। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस, ठीक है, ये तो होता है राइट। आपको सप्लायर किसी के थ्रू मालूम पड़ा होगा, कोई खरीद के दिला रहा है आपको तो चार्ज करेगा ही। फिर अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स, कंटेनर्स मालूम है ना, बिजनेस में गुड्स जो है कंटेनर्स में भर भर के आता है, तो कंपनी कंटेनर थोड़ी खरीदती है, तो डिपॉजिट रेंट पे ले लेती है कि भाई हमारा सामान जा रहा है 4 दिन के लिए, दे दो कंटेनर, डिपॉजिट रखना पड़ेगा। फिर जब आपका सामान उतर जाएगा आप कंटेनर वापस कर दो, आपका डिपॉजिट वापस हो जाएगा, पूरा अमाउंट वापस हो जाएगा ना। सामने वाली कंपनी किस लिए बैठी है, भजन करने के लिए उधर, कुछ कमाएगी नहीं वो आपसे। देखो हमने 6,000 रुपये दिए थे डिपॉजिट में, और हमको रिफंड मिला है बाद में खाली 4,000, इसका मतलब 2,000 उन्होंने काट लिए ना। तो खर्चा कितना है, 6,000, 4,000 की 2,000, हमारे लिए तो खर्चा 2,000 ही है। 6,000 दिया था, 4,000 आ गए, 2,000 खर्च हो गए। देन अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ, अंडरलाइन दिस, 2-3 बार अंडरलाइन करो इसको,
टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, सारा खर्चा ऐड करके जो अमाउंट आएगा ना वो टोटल कॉस्ट है, उसका 2%। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल कॉस्ट जो होगा वो अदर एक्सपेंस को भी ऐड करके करने के बाद आएगा? अदर एक्सपेंस ऐड करने के बाद सारे खर्चे सब साथ में अदर एक्सपेंस, तब जाके जो मिलेगा वो टोटल कॉस्ट है। पर अदर एक्सपेंस कितना होगा? 2% ऑफ, वो तो मालूम ही नहीं है, तो अदर एक्सपेंस कैसे मिलेगा फिर? आपको टोटल कॉस्ट ढूंढना है, टोटल कॉस्ट ढूंढने के लिए आपके पास अदर एक्सपेंस होने चाहिए ना, लेकिन अदर एक्सपेंस बोलता है कि पहले टोटल कॉस्ट निकालो, उसका 2% है ये। तो अदर एक्सपेंस डिपेंड्स ऑन टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन। तो कैसे करेंगे ये काम? फंस जाएंगे थोड़ा सा। चलो फिर थोड़ा मैथ्स लगाएंगे वापस से। मैथ्स से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे इतनी तो नहीं हो, तो देखिए मैंने कितनी है। 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। इन्होंने क्या बोला हुआ है? 20% शॉर्टेज है मटेरियल का ड्यू टू, अरे होता है यार, आप कहीं से मटेरियल मंगाओगे, 1000 किलो चला था वहां से, जरूरी नहीं कि पूरा 1000 किलो सही सलामत आपको मिलेगा भी, होता है खराब ट्रांसपोर्टेशन में। आप कश्मीर से मान लो एप्पल मंगा रहे हो, ट्रक में भरवा के, लॉरी में भरा के 10 टन, वो 10 टन आपको लगता है आते आते मुंबई तक वो 10 टन पूरा सेफ रहेगा? खराब भी हो जाएंगे ना। कौन से वाले खराब होंगे? तो ओके, वो ज़्यादा पके हुए थे वो हो जाएंगे। और एप्पल में तो जनरली ऐसा नहीं होता, एप्पल तो आप रख दो ऐसे ही चलता रहता है ना एप्पल तो, एप्पल में कोई दिक्कत, एप्पल फ्रूट ही है। कौन से खराब होंगे? लॉरी से आ रहे हैं, ट्रक से, कौन से वाले खराब होंगे? पेटी पेटी में आता है ना, मालूम है, पेटी में भरते हैं। हाँ, एप्पल खराब होने का मतलब क्या? सड़ जाएगा, दब जाएगा एकदम। जो जो नीचे वाली पेटियां होंगी शायद, नीचे नीचे की, उनके जब ब्रेकर वेकर आएगा, कहीं खड्डे आएंगे तो सारा प्रेशर उन्हीं के ऊपर आ जाएगा, बराबर ना। और कोई कोने कोने में एकदम होंगी जो पेटियां, एकदम नीचे भी एकदम कोने में भी, उनके ऊपर तो हर साइड से प्रेशर आएगा, ऊपर नीचे होगा तो भी, लेफ्ट राइट होगा तो भी, तो उनके खराब होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी पेटी को तो नीचे आना ही पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो होना चाहिए नीचे। तो अब जो ट्रक के अंदर जो नीचे नीचे वाली पेटियां थी, ऐसे जो नीचे नीचे रखी हुई थी, उनमें से मान लो ज़्यादा खराब होंगे, तो खराब हो गए, और क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? नहीं कर सकते। जहाँ 4 6 10 दिन का ट्रैवलिंग है और रास्ते की हालत तो देख ही रहे हो आप, तो उसमें तो होना ही है, दिस इज़ नॉट अवॉइडेबल। ये खाली हमारे साथ नहीं होता होगा, ये जितने भी एप्पल के सप्लायर्स हैं, बिजनेसेस हैं, ये हर किसी के साथ होता हो। ये नॉर्मल लॉस है, इसको क्या बोलते हैं? लॉसेस हमेशा दो तरह के होते हैं, बोलो कैसे? नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, समझ में आया? नॉर्मल का मतलब इट इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। नॉर्मल किस चीज को नॉर्मल बोलते हैं? जो चीज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, जो आपको मालूम है ये तो होता ही है, ठीक है, समझ में आया क्या? आप जुलाई अगस्त के महीने में मान लो कहीं जा रहे हो घर से बाहर, ऑलरेडी क्लाउड्स थे और बारिश हो जाए, तो विल यू बी सरप्राइज्ड? नो, इट वाज एक्सपेक्टेड कि बारिश तो हो गई, आप तैयार भी रहोगे उसके लिए। लेकिन गर्मी के महीने में मान लो अचानक से बादल बादल आ जाए और बारिश हो जाए, तो आप थोड़े सरप्राइज रहोगे ना, और उसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो शायद आप भीग भी जाओगे। बारिश में तो हम तैयार रहते हैं, छाता वाता लेके चलते हैं। एक्चुअली बोला जाए तो नॉर्मल लॉस इज नॉट अ लॉस, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं मान लो 1000 किलो एप्पल मंगा रहा हूं, तो उसमें से 100 किलो खराब निकल सकते हैं, तो मैं पहले से तैयार रहूंगा। और मुझे ये मालूम है कि मुझे मेरा पूरा खर्चा, ये बाकी के बचे हुए 900 किलो को ही बेच के वसूलना है। एज ए सप्लायर भले मैंने 1000 किलो खरीदा, लेकिन बेचने लायक कितने निकलेंगे? तो मैं अपना पूरा खर्चा वो 900 किलो से ही, समझ में आ रहा है क्या आपको? तो लॉस कहाँ हुआ? मैंने तो अपना पूरा खर्चा वसूल लिया ये 900 किलो से, बाकी बचे हुए 900 किलो की भाव थोड़े थोड़े बढ़ा दिए, 2 2 रुपए मान लो, आ गया अपना पे, रिकवर हो गया। और क्या ये खाली मैं ही कर रहा हूँ?
ये सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉस सबके साथ होता है, तो हर कोई कर रहा होगा। ये समझ में आया आपको? तो नॉर्मल लॉस जो होता है ना, ये 1000 में से जो 100 खराब हो गए इनको लॉस नहीं माना जाएगा। इनका खर्चा जो है ना, बाकी के जो बचे हुए 900 यूनिट है, 900 किलो, वो उठाएंगे थोड़ा थोड़ा। बाकी के बचे हुए 900 किलो अपना ये 100 किलो का खर्चा थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। क्या ये जो 900 केजीज है, क्या ये 100 केजीज के सैक्रिफाइस के बिना सही सलामत मुंबई तक पहुंच पाते? देखो भाई, अगर ट्रक में लेके आ रहे तो कोई ना कोई पेटी को तो नीचे आना पड़ेगा ना। ये जानते हुए भी ये जो 100 किलो थे ये नीचे आए, मतलब ये तैयार थे किस काम के लिए? सैक्रिफाइस के लिए। किसके लिए? सैक्रिफाइस देने के लिए। इन्होंने पहले ही बोल दिया लोडिंग के टाइम पे कि भाई हमारा कुछ भरोसा नहीं, हम लोग मुंबई तक सही सलामत पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम तो नीचे लोड हो गए अभी, लेकिन आप लोग को हम सही सलामत पहुंचा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर हम मान लो सड़ भी जाए, वो खरीद, अच्छा उनसे मांग लेने का फ्री में कि थोड़े खराब वाले दे दो। अरे उनके सड़न से और ऊपर के भी खराब हो जाएंगे फिर तो। एक पेटी में अगर एक सड़ा हुआ एप्पल रहेगा तो उसकी बदबू से, उसके जर्म से, आज गर्मी से हो तो ये तो पूरा ट्रक ही खराब कर देगी। कुछ तो अलग कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए नीचे ना वो भूसा वूसा वो जो होता है ना बिछाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जो है वो कम हो। जैसे कोई सामान मंगाते हैं तो बबल रैप करते हैं उसको, जो प्रेशर वो बबल्स झेल लेंगे। कुछ भी करो, थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा ही, लेकिन इतना दूर से आ रहा है तो विल ट्राई टू मिनिमम। हम पेटी में भी नीचे घास रखते हैं पहले, ताकि उनको एप्पल को भी एक थोड़ा सा ऐसा सरफेस मिले जो उतना हार्ड नहीं हो, है ना, तो उनको चोट नहीं लगे। फिर भी होगा ही, जहाँ ऊपर 100 किलो सामान लदा हुआ है तो ये लोग क्या बोले कि देखो जाते जाते हमारा तो मालूम, हमारा कोई भरोसा है नहीं कि हम सही सलामत बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन हमारी कुर्बानी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो बचे हुए 900 लोगों को क्या करना है, इनका खर्चा थोड़ा थोड़ा उठा लेना है। मालिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप लोग बेयर कर लेना, थोड़ा थोड़ा मेरा खर्चा उठा लेना। समझ में आया क्या? तो नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज बोर्न बाय द रिमेनिंग गुड यूनिट्स। और ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे लगता है। जैसे मान लो हम इस कंट्री में हैं, कहीं एक साइड चाइना है, एक साइड पाकिस्तान है ना, तो यहाँ से टेररिस्ट भी आते हैं, यहाँ से वो लोग इंट्रूडर्स बोलते हैं उनको, वो लोग घुसने की भी कोशिश करेंगे और शायद वो अटैक भी करने की कोशिश करेंगे। टेररिस्ट आ गए तो सब जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। ये सब से बचाने के लिए हमने वहाँ पे आर्मी सोल्जर्स को लगा के रखा है, राइट? अब उनका भरोसा नहीं है, वो शायद किसी दिन कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो या कोई गोली वोली चले, उसमें शायद वो लोग मरते भी है ना, हर जगह पे टेररिस्ट अटैक होता है। उनको मालूम है कि हम यहाँ पे खड़े तो हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम शायद, बराबर ना? तो फिर उनका खर्चा किसको उठाना चाहिए? किसके लिए कर रहे वो लोग ये काम? पब्लिक के लिए, देश के लिए ना। तो पब्लिक को उनका खर्चा उठाना चाहिए। अगर वो कल को मान लो शहीद हो जाए तो उनके घर वालों का खर्चा भी किसको उठाना चाहिए? समझ में आया? तो घर वालों का खर्चा कैसे उठाएंगे? पेंशन दे के। कैसे उठाएंगे? इसके लिए पेंशन जरूरी है। अब ये लोग पेंशन भी खत्म करे थे ना, ऐसा भाई पेंशन भी उड़ा देंगे, पेंशन जरूरी है। तो अभी ये सोल्जर्स को मान लो सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, किसके पैसे है वो? क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना, तो हमको उनको, यस डेफिनेटली। फिर पुलिस वाले मान लो, पुलिस वाले इंटरनल मैटर संभालने के लिए, वो एक्सटर्नल मैटर संभाल रहे हैं और पुलिस इंटरनल मैटर संभाल रही है। पुलिस भी हमारी सेफ्टी के लिए ना। वो वहाँ भी तो हो सकता है कोई चोर वोर आए, उनको कोई चाकू मार दे, किसी ने कुछ, कहीं किसी चोर को दौड़ा के पकड़ने के लिए गए और बाद में उसकी गैंग आई और मिलके, इसलिए कोई चोर अगर तुम्हारा पर्स वर्स लेके भागे तो उसका पीछा मत करो ज़्यादा। मेन रोड पे है तब तक ठीक है,
जैसे उसने लेफ्ट राइट लिया और गली में गया तो जो बचा खुचा है वो भी लुट जाएगा। फिर इसके लिए डैमेज कंट्रोल, जो गया वो गया, नहीं होता है ऐसा। और किसी को लिफ्ट विफ्ट नहीं देने का, तो ऐसा दिख जाए हाथ पैर तोड़ के ऐसा खड़ा हो हाईवे पे, बोले कि भाई प्लीज हमको जरा घर पे छोड़ दो। हाईवे पे आया कैसे तू? पहले तो लॉजिक लगाओ, हाईवे पे आया कैसे तू? एक जन के साथ ऐसा हो गया था हमारी पहचान में, तो वहां से लेके गया, वो भी पता नहीं क्या इंसान, वो बिलीव कर लिया, बिठा लिया स्कूटी पे, फिर वो मलाड के अंदर अंदर रास्तों पे लेके गया, मालवनी वो क्या क्या है, मतलब मेरा घर यहाँ से लेफ्ट है, अभी राइट ले लो प्लीज। अब इसको भी लग रहा है यार पैर टूटा हुआ, इसको कहाँ उतारूं, छोड़ देता हूँ इसको। गली गली से घुमा घुमा के अंदर लेके गए। फिर क्या बाद में एकदम पहुंच के बोले बस बस मेरा घर यहीं पे है, रुक दो अभी। कोई रुक गए, बोला कि प्लीज आ जाओ घर में भी, जरा यहाँ तक आ गए हो तो कोई भी अगर आपको बुलाएगा, अरे यार आपने मेरी इतनी हेल्प की, आ जाओ घर पे पानी है। अब वो जैसे एरिया में पहुंचा, और लोग भी थे वहां पे, पूरी गैंग वाले, सबने ले लिया उनको अंदर। अरे पैसे वैसे गए, मारा से। नहीं, किसी की भी ऐसे हेल्प मत करो। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब ये बताओ कभी भी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला जाता है? टोटल कॉस्ट, देखो पर का मतलब होता है डिवाइड, बराबर। आपको एक यूनिट का आंसर चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पर का मतलब क्या, और क्या है पर के आजू बाजू? कॉस्ट और यूनिट। कॉस्ट डिवाइड बाय, कितने कॉस्ट है यहाँ पे, बहुत सारे खर्चे हैं, सबके सब ऐड कर लो और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लो। बताओ सारा खर्चा कौन बेयर करेगा, कौन बेयर करेगा सारे खर्चे? कितने यूनिट्स के पीछे खर्चा बांटेंगे हम लोग? डिवाइड बाय जब यूनिट्स करोगे ना, तो कितने यूनिट्स लोगे, क्योंकि एक लॉट 1000 यूनिट का है, तो आप कितने से डिवाइड करोगे? 1000 यूनिट से, किससे? माइनस 20%। 20% तो खराब हो जाएंगे ना, तो बचेंगे कितने? 80%। 80% मतलब 800। तो बचे हुए 800 kgs को ही सारा खर्चा बेयर करना, क्योंकि जो 200 किलो खराब हुए किसके लिए खराब हुए? ताकि बाकी के 800 सही सलामत पहुंच सके ना, तो उनका खर्चा तो बेयर करना चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? बेसिक रूल। अगर कोई आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है तो यस, अगर इतना भी नहीं कर सकते मतलब आप फिर एहसान फरामोश बोलते हैं ना एक तरह से, वैसे सेल्फिश, ये सब चीज़ सारे। फिर कल को आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप भी किसी के लिए सैक्रिफाइस करोगे, वो आपकी बात आगे नहीं करेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मान लो वो हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो बाद में आगे चल के अपने को भी करना चाहिए, बराबर। हाँ, लेकिन हम अपने बाजू वाले का या किसी और का तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हाँ वो तो अबनॉर्मल लॉस है। आप बर्बाद हो गए, हमारे लिए बर्बाद हुए क्या? नहीं ना, तो आप अपना देखो। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बर्बाद हुए होंगे तो हम उनका देख सकते हैं, आप हमारे लिए बर्बाद नहीं हुए ना, तो अपना देख लो आप। इज दैट क्लियर? हाँ, फिर वो एहसान हो जाता है एक तरह से, थोड़ा एहसान कर दो चलो। पर अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया और बाद में आप कुछ करो तो एहसान नहीं होता, वो आपका ड्यूटी है एक तरह से। यस। तो हमेशा जब भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कॉस्टिंग में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। वो कौन से यूनिट्स होंगे? हमेशा नॉर्मल लॉस माइनस करके जो बचेंगे वो, जैसे 1000 में से 200 खराब हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो डिवाइड हमेशा कितने से होना चाहिए। तो एक बिजनेसमैन ये सोच लेगा कि मुझे 800 यूनिट बेच के ही अपना पूरा खर्चा, मान लो मैं मार्केट में 100 किलो सब्जी लेके बैठा हूं या 1000 किलो सब्जी लेके बैठा हूं, अब मुझे मालूम है कि शाम तक पूरी 1000 किलो तो सेल डेफिनेटली नहीं होंगी यार,
थोड़ा थोड़ी सी। और मान लो ये जो आइटम है ना ये पेरिशेबल है, कल शायद ये बेचने लायक नहीं होगा, तो मुझे जो भी करना है आज ही करना है। मैंने सोच लिया कि इसमें से 20% तो सेल नहीं होंगे, रह जाएंगे, तो मुझे सारा खर्चा जो है वो 800 किलो को ही बेच के वसूलना है, बराबर ना। तो मैं भाव भी ऐसे सेट करूंगा, जो भी मेरा खर्चा होगा उसको 800 से डिवाइड करके देख लूंगा कि मेरा क्या कॉस्ट आ रहा है, और फिर मैं उसको बेचूंगा। मान लो शाम तक मेरे 800 बिक गए, इसका मतलब मेरा सारा खर्चा निकल गया, मैंने 800 से अपना पूरा खर्चा वसूल लिया है, और बंद करने का टाइम हो गया अभी। अब रात को मान लो कोई ऐसा बोल दे कि भाई ये सब्जी कितने की है, अब तो मुझे सब, मेरा खर्चा तो रिकवर हो ही चुका है। अब अगर 50 रुपये किलो वाला होगा तो मैं बोलूंगा ठीक है 40 में ले लो, मेरे तो सभी फायदा है, 40 भी मेरा पूरा फायदा ही है, क्योंकि मैं तो अपना पूरा खर्चा रिकवर। उसने बोला नहीं 40 तो बहुत ज़्यादा है, 30 में दे दो, सुबह खराब ही हो जाएगा, ले ले। समझ में आ रहा है क्या आपको? वो बोनस है ये जो सेल हो रहा है ना अभी, वो सब उनके लिए बोनस है, पेरिशेबल नेचर वाले के लिए। तो इसके लिए देखो रात को सब्जी वाले हैं वो सब बोलते हैं ये पूरा ही ले लो, चलो एक, हाँ 10 रुपये और दो, ले लो सब, हमारा खर्चा निकल चुका है। तो ऐसे में आपका फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर क्वालिटी वो नहीं होगी, क्वालिटी तो बच्ची खुची होगी ना यार वो। यस, समझ में आया? तो कैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। चलो हम सारा खर्चा ऐड करते हैं, फिर लास्ट में उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। हेडिंग डाल दो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ऐसा फॉर्मेट चाहिए अपने को। स्टेटमेंट मतलब यही होता है, अमाउंट का एक ही कॉलम चाहिए। ओके, लिख दो पहले लिस्ट प्राइस पर लॉट 50,000 है ना, हाँ, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10% ऑफ 50,000 इज 5,000, माइनस कर लो, तो ये अपना परचेज कॉस्ट आ गया। अब इसमें एक एक करके काफ़ी सारे खर्चे ऐड करने हैं। चलो सबसे पहले क्या ऐड करोगे अभी? ऐड GST एट द रेट 12%, 5,400। चलो नेक्स्ट बताओ और क्या ऐड करोगे? जो खर्चे हो रहे सब बोलते जाओ, लिख दो। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये कितना है? 3,400 ऐड कर लो। टोल टैक्स कितना है? टोल टैक्स 1,000। और डेमरेज नहीं ऐड करने का, डेमरेज आप खर्चे में ऐड करके अपना खर्चा बढ़ा के कस्टमर से रिकवर, उसको अलग से ही रखो, और आप उसको अपने प्रॉफिट में से बेयर करो, खुद के प्रॉफिट में से पे करो, कस्टमर से मत वसूलो, कभी भी ऐड नहीं करने का। नेक्स्ट बोलो, कमीशन एंड ब्रोकरेज ले लो। कितना है ये? ले लो, ऐड कर लो 2,000। और कोई खर्चा? लिख दो कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स। क्या पूरा 6,000 ले लूँ मैं? क्या मेरा इतना खर्चा हुआ है क्या?
कितना हुआ है? हाँ 6 में से 4 तो वापस मिल गया ना, तो 6000 माइनस 4000, अल्टीमेटली 2000 का ही खर्चा हुआ है। चलो और कोई खर्चा हो गए सारे? अदर एक्सपेंसेस रह गए ना, तो अमाउंट बोल दो उसका। टोटल कॉस्ट तो जब आएगा जब अदर एक्सपेंस ऐड करोगे तो। एक खर्चा खाली रह गया है, अदर एक्सपेंस, क्योंकि टोटल कॉस्ट का 2% है, 2%। ठीक है, अब मैथ्स लगाओ, टोटल कॉस्ट भी ढूंढो और अदर एक्सपेंस भी ढूंढो। समझा आपको? 2 मिनट का टाइम देता हूँ।